वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर आज जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो है आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो सबसे पहले आपको समझना है कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट जो है वो है क्या। ये जो एक्ट है आपका नेम से ही क्लियर है कि एम्प्लॉय के इंश्योरेंस के रिगार्डिंग है। कोई एम्प्लॉय से मिस हैपनिंग होती है तो उसके रिगार्डिंग क्या उसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है एम्प्लॉयर द्वारा, तो वो कहलाता है आपका एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ये एक्ट जो था 19 अप्रैल 1948 को एनफोर्स हुआ था और तभी से ही ये देखा जा रहा है कि जो एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई भी, जैसे मान लीजिए सिकनेस है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी है या मेडिकल फैसिलिटी है, उन सभी के बेनिफिट्स एम्प्लॉय को मिल रहे हैं जब से ये एक्ट आया इन फोर्स में। तो सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन के अंदर इस एक्ट को हम पढ़ते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या फीचर्स हैं इस एक्ट के, है ना। फर्स्ट तो हमने ये बोला कि ये जो आपकी ह्यूमन कंडीशन एट वर्क को सिक्योर करता है, ठीक है ना। और यहाँ पे फैक्ट्री की यदि हम बात करें तो फैक्ट्री क्या होता है, फैक्ट्री वो प्लेस होता है जहाँ पिछले 12 महीने में किसी भी एक दिन 10 या उससे अधिक पर्सन ने क्या किया, वो काम किया, उसको हम फैक्ट्री बोलेंगे। और इसमें फैक्ट्री के अंदर किस किस को इंक्लूड करेंगे, फैक्ट्री के अंदर जो आपकी सीजनल फैक्ट्री है, आपका माइंस है, रेलवे रनिंग है, इनको हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। हम इसके अलावा जैसे आपकी अदर फैक्ट्रीज़ हैं ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, उसको हम इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, जैसे आपके सिकनेस बेनिफिट हैं, मैटरनिटी बेनिफिट हैं, डिसेबलमेंट बेनिफिट हैं और डिपेंडेंट बेनिफिट है, मेडिकल बेनिफिट है, फुनरल एक्सपेंसेस हैं, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड होते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं कि फैक्ट्री की डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी कि 10 या उससे अधिक पर्सन काम करते हैं तो फैक्ट्री कौन सी कहलाती है, आपकी विदाउट पावर, है ना। जिसमें विदाउट पावर यदि हम बात करें, मान लीजिए किसी एम्प्लॉय में पावर का, किसी फैक्ट्री के अंदर एम्प्लॉय भी हैं और पावर का यूज़ होता है, तो वहाँ पे तो अपने जो एम्प्लॉय थे 10 से ज़्यादा हों तो मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, अपनी 19 होती है। और नॉन पावर में जो होते हैं 20 और मोर एम्प्लॉय होते हैं, तो वहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। शॉप्स हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है, सिनेमा हॉल है, न्यूज़पेपर एस्टेब्लिशमेंट हैं, मोटर रोड ट्रांसपोर्ट हैं, तो जहाँ पे 20 और मोर एम्प्लॉय वर्क करते हैं। अब हम बात करेंगे कि कहाँ पे अप्लाई नहीं होता, तो माइन है, रेलवे रनिंग है, आपकी सीजनल फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंड द प्रोविजन ऑफ द एक्ट टू कवर द अदर एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूडिंग इंडस्ट्रीज, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर इन कंसल्टेशन विद ESI कॉर्पोरेशन एंड विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर गिविंग 6 month नोटिस टू इंटेंशन टू डू सो इन ए ऑफिशियल गैजेट। यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहे किसी एस्टेब्लिशमेंट को उसके अंदर इंक्लूड करना, तो ESI कॉर्पोरेशन और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आपस में डिस्कशन करके उसको 6 month के नोटिस में उसको ESI के दायरे में ला सकते हैं उस एस्टेब्लिशमेंट को। बेनिफिट के बारे में जैसे हम बात करें तो मेडिकल बेनिफिट से आप वाकिफ़ हैं कि जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं सिकनेस से रिलेटेड, ये है उसके लिए एम्प्लॉय जो है डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल में उसको सर्विस मिलती है, मेडिकल सर्विस मिलती है। फिर हम बात करेंगे मेडिकल बेनिफिट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन इसमें एलिजिबल है मेडिकल बेनिफिट के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक अमेंडमेंट आया था, जिसमें 2010 में एक अमेंडमेंट आया था, जिसमें ओल्ड चैप्टर 5A था, उसको रिप्लेस किया था न्यू चैप्टर A। उसमें यही बताया था कि जो इंश्योर्ड एम्प्लॉई है उसके साथ साथ उसके फैमिली मेम्बर को भी मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी ESI के अंदर। फिर हम बात करेंगे सिकनेस बेनिफिट। सिकनेस बेनिफिट का मतलब ये है कि बेनिफिट इज़ पेबल टू एन इंश्योर इन कैश और इवेंट ऑफ सिकनेस रिजल्टिंग इन एब्सेंस ऑफ वर्क, कि यदि व्यक्ति काम पे है, काम पर नहीं है, तो उससे उस दौरान यदि वो सिक होता है तो उसको जो कैश बेनिफिट्स मिलेंगे। कैश बेनिफिट्स के रिगार्डिंग भी अमेंडमेंट हुआ था कि कैश बेनिफिट के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टी आ रही थी उसको रिमूव किया गया था 1966 में। फिर लीव एनकैशमेंट भी आपका सिकनेस बेनिफिट की तरह है कि आप एनहेंस लीव सिकनेस का बेनिफिट कैश में भी ले सकते हो। फिर है डिसेबलमेंट बेनिफिट कि यदि एम्प्लॉय डिसेबल हो जाता है, टेम्परेरी डिसेबलमेंट होता है, तो 70% ऑफ वेजेस को मिलता है। परमानेंट डिसेबल की केस में 70% वेजेस और फुल रेट उसको जो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है वो उसको मिलता है। और पार्शियल डिसेबलमेंट के केस में कि पर्सन को क्या मिलती है, पेंशन मिलती है। और ये लमसम अमाउंट जो रहता है
वो आपका उसकी डेली वेजेस के बेस पर डिसाइड होता है। डिपेंडेंट बेनिफिट में हमने पढ़ाई था कि जो मेडिकल बेनिफिट है उसके चिल्ड्रन हैं या उसके बच्चे हैं, अनमैरिड डॉटर है जो और जिसकी एज 18 साल से कम है, उन सबको क्या बेनिफिट मिलेगा, डिपेंडेंट को सबको बेनिफिट मिलेगा, जो आपका अमेंडमेंट हुआ था 2010 में। फिर हम फ्यूनरल बेनिफिट की बात करें, ये बेनिफिट कब मिलता है? इट इज़ पेबल टू द एल्डेस्ट सर्वाइविंग मेंबर ऑफ द फैमिली, ठीक है ना, कि जो फैमिली का जो सबसे बड़ा पर्सन रहता है, जब तक यदि कोई मिस हैपनिंग नहीं हो तो उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन यदि उसकी मिस हैपनिंग होती है तो उससे 3 मंथ के बाद उसको जो है अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 1500 मिलता है। फिर मेडिकल बेनिफिट में अब देखें तो जो भी मेडिकल की फैसिलिटी है वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ले सकता है और डिस्पेंसरी में जहाँ उसको ट्रीटमेंट अच्छा लगे, ड्रग्स मिले, उस प्रेस्क्राइब जो हैं वो सब ड्रग्स उसको मिलती हैं। तो हमने ये जो चीज़ें पढ़ी हमने किसके बारे में पढ़ी? ये फर्स्ट पार्ट था अपना किसका? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का, कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस है क्या, उसके अंदर क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि आप देखें जनरल प्रोविज़न रिगार्डिंग द बेनिफिट अंडर एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। अब हम इस क्वेश्चन के पार्ट सेकंड में चलते हैं। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि जो आपका व्हाट आर द पेनल्टी प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ये जो हमने सारी इतनी ड्यूटीज़ पढ़ी हैं कि ESI के अंदर ये काम करना है, यदि वो बेनिफिट नहीं मिलते हैं एम्प्लॉय को तो बेनिफिट्स नहीं मिलने की क्या पेनल्टी, क्या डैमेज है, उनको यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है इफ़ ए पर्सन कमिटेड एनी ऑफेंस आफ्टर हैविंग बीन convicted by court, he will be punishable for every subsequent offense with imprisonment of for a term which may extend to 1000 और बोथ, कि उसको इम्प्रिजमेंट भी मिलेगा और उसको 2000 रुपये की जो है पेनल्टी भी भरनी होगी यदि वो कोर्ट के ऑर्डर में साबित हो जाता है कि उसने जो किया है जो उसने पेनल्टी जो उससे नुकसान हुआ है एम्प्लॉय को, उसकी पेनल्टी उसको पे करनी पड़ेगी। ऐसे ही यदि वो पे नहीं करता है उस पेनल्टी को तो उसके बाद भी अप टू 1 ईयर और लेस देन 3 ईयर, ठीक है ना, कि कम से कम 3 मंथ के अंदर या फिर मैक्सिमम 1 साल के अंदर यदि उसने उसका पेमेंट नहीं किया था उसका इम्प्रिजमेंट जो था उसको बढ़ा दिया जाएगा, जो हमने पहले पढ़ा था उसको बढ़ा के 1 साल कर दिया जाएगा, और जो फ़ाइन है वो कितना कर दिया जाएगा? 4000 कर दिया जाएगा। और कोई भी जो पेनल्टी होगी उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू इम्प्लीमेंट कराया जाएगा, और यदि वो नहीं पे करता, एम्प्लॉयर लायबिलिटी को पे नहीं करता पेनल्टी के केस में, तो उसको उस पर 6% इंटरेस्ट भी लिया जाएगा पर डे के बेसिस पर। और जो भी डैमेज जो होता है वो कॉन्ट्रीब्यूशंस जो कर रहा है उसके बेस पर डैमेज का भी डिसाइड होगा, और जो आपका डिफरेंस अमाउंट है वो एम्प्लॉयर से रिकवर किया जाएगा। तो इसके अंदर हमने पढ़ा कि ये पेनल्टी है यदि एम्प्लॉयर टाइमली या प्रेस्क्राइब्ड जो कंडीशन है उनको पूरा नहीं करता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।